देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। चुनाव आयोग ने बांकीपुर समेत देश भर की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की। प्रशांत किशोर खुद लड़ेंगे बांकीपुर चुनाव। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर रोहिणी ने सरकार से पूछे 5 सवाल। राबड़ी देवी ने खाली किया सरकारी आवास, नए बंगले में जाने से पहले रहेंगी कहीं और। महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा पेपर लीक मामले के तार बिहार से जुड़े और मलाही पकड़ी से मेट्रो सेवा हुई शुरू। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा में पटना की बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी ने बांकीपुर से प्रत्याशी फाइनल करने के लिए कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में पीके के नाम पर मोहर लगाई जा सकती है। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के अनुसार बांकीपुर कैंडिडेट के लिए पार्टी की पसंद पीके ही है। अंतिम मुहर लगने के बाद 5 जुलाई को उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। बांकीपुर में 30 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 3 अगस्त को मतगणना के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफे से यह सीट खाली हुई थी। जनसुराज पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कई दिनों से सक्रिय हैं। खुद प्रशांत किशोर जनसंपर्क कर अलग अलग वर्ग के लोगों से संवाद कर रहे हैं। सड़क पर जनसुराज कार्यकर्ताओं से लेकर सोशल मीडिया पर डिजिटल मोड टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। पीके की पार्टी ने बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी के अंदर से भी मांग उठ रही है कि पीके ही यहां से उपचुनाव लड़े। जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बांकीपुर की यह जनता यह मांग कर रही है कि जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर को यहां से चुनाव लड़ाया जाए। वहीं पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है कि पीके खुद उपचुनाव में उतरे। पीसी में पार्टी के बांकीपुर प्रभारी रामबली चंद्रवंशी वरीय नेता उपस्थित थे। प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने वैशाली में मीडिया से बातचीत में कहा कि उम्मीदवार के बारे में पार्टी फैसला लेगी। अगर पार्टी का निर्णय करेगी तो मैं ही लड़ूंगा। वहीं पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि भाजपा का किला ढहाने के लिए कुछ और करना होगा वो करेंगे। अगर उन्हें खुद चुनाव लड़ना पड़ा तो भी लड़ेंगे। सम्राट चौधरी के रूप में बिहार में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा उपचुनाव होगा। इस चुनाव को सम्राट के चेहरे की सीएम के रूप में स्वीकार्यता की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर भी घूम घूम कर लोगों से कह रहे हैं कि अगर वह सम्राट चौधरी की नीतियों से खुश नहीं है तो इस उपचुनाव में भाजपा को हराकर दिल्ली तक मैसेज पहुंचा दे। प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खुद नहीं लड़े थे। चुनाव से पहले उनके रोहतास जिले के करगहर और वैशाली जिले की राघोपुर सीट से प्रत्याशी के रूप में नाम चला था, मगर तब भी नहीं लड़े। पिछले साल के विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी ने राज्य की लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन एक पर भी जीत नसीब नहीं हो पाई थी। चुनाव आयोग ने बांकीपुर समेत देश भर की 3 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को उपचुनाव की घोषणा की। नामांकन की प्रक्रिया 6 जुलाई को होगी। 13 जुलाई को नामांकन का आखिरी दिन है। 16 जुलाई तक नाम वापसी के बाद 30 तारीख को मतदान होगा। इसके बाद 3 अगस्त को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। आरा के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर की जांच से बिहार की राजनीति काफी गर्म है। अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कांड के नामजद आरोपी राजेश शर्मा को मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बनाए जाने पर सम्राट चौधरी पर हमला बोला है। कहा है कि सरकार ने उसे पुरस्कार दे दिया जो भरत तिवारी के फर्जी एनकाउंटर में नामजद आरोपी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऊपर से आदेश मिलने पर पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपनी बात रखी। पूछा है कि हत्या के नामजद आरोपी पुलिस अधिकारी को सम्राट सरकार ने पुरस्कृत कर दिया। जविनिया गांव के गरीब विस्थापितों की लड़ाई लड़ने वाले भोजपुर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात करने वाले युवक भरत तिवारी की फर्जी पुलिसिया मुठभेड़ में हत्या की गई। मामले में नामजद आरोपी पुलिस अधिकारी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई।
पुरस्कृत किए जाने के समान है। सम्राट सरकार के इस हैरान कर देने वाले फैसले से भरत तिवारी के परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया आरोप साबित होता दिखता है कि फर्जी मुठभेड़ को सत्ता शीर्ष पुलिस उच्चाधिकारी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति प्राप्त थी। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार तथा बिहार के डीजीपी से बिहार की जनता के साथ साथ मेरा ये सीधा सवाल है कि मृतक के परिजनों के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को नामजद आरोपी बनाए जाने के बावजूद उनमें से अब तक किसी की आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। नामजद आरोपियों में से अब तक कोई पूछताछ क्यों नहीं की गई। मामले की जांच की गति इतनी धीमी क्यों है और जांच की प्रक्रिया में पारदर्शिता क्यों नहीं बरती जा रही। क्या आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किए जाने धीमी और ढुलमुल जांच का मकसद फर्जी मुठभेड़ का आदेश देने वाले किसी बड़े नाम को बचाना है। पूर्व में भी मेरे और मृतक के परिजनों के द्वारा उठाया गया अहम सवाल यथावत है और मृतक का मोबाइल फ़ोन कहाँ है। लगभग एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा मोबाइल फ़ोन अब तक परिजनों को क्यों नहीं सौंपा गया। राजेश शर्मा को पद से हटाकर फिर से डीएसपी बनाए जाने का कई स्तर से विरोध हो रहा है। सरकार के इस फैसले की आलोचना भी की जा रही है। राजेश शर्मा पर थानेदार रहते मुजफ्फरपुर में फर्जी इनकाउंटर के आरोप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। माफियाओं का जाल किस कदर फैला हुआ है, इसका एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पेपर लीक मामले के तार अब सीधे बिहार के वैशाली से जुड़ गए हैं। इस मामले में कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र एसटीएफ की टीम अचानक हाजीपुर पहुंची और शहर के कचहरी रोड स्थित क्विक डिजिटल साइबर कैफे में घंटों तक छापेमारी की। देर रात करीब 1 बजे तक चली इस मैराथन छापेमारी के बाद एसटीएफ ने कैफे संचालक सोनू कुमार समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिया गया सोनू कुमार मूल रूप से सहदेई का रहने वाला है और साल 2009 से हाजीपुर में साइबर कैफे चला रहा था। जांच में सामने आया कि सोनू का सीधा संबंध इस पूरे पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड और समस्तीपुर के रहने वाले विजेंद्र गुप्ता के साथ था। इतना ही नहीं, एसटीएफ की टीम अब सोनू के छोटे भाई विकास की भी तलाश कर रही है, जो पटना में रहकर एक दूसरा साइबर कैफे चलाता है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एसटीएफ ने कैफे से कई महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत और दस्तावेज जब्त किए हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 4,28,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन परीक्षा से ठीक 24 घंटे पहले पेपर लीक हो गया, जिसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इस मामले में महाराष्ट्र के भिवंडी से पहले ही बिहार और हरियाणा के कई आरोपी दबोचे जा चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम और देर रात हुई छापेमारी को लेकर गिरफ्तार सोनू के भाई जितेंद्र कुमार का क्या कहना है, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। हमको तो कुछ पता नहीं था। कल शाम में मेरे भाई सोनू के बारे में पता चला कि जो कल दोपहर से ही जो है गांव से निकला था हाजीपुर आने के लिए। प्रतिदिन घर से आता था हाजीपुर दुकान पे ड्यूटी करने के लिए। तो उसकी पत्नी फ़ोन की कि भैया देख लीजिए अभी तक नहीं पहुँचे हैं, कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। हम लोग को चिंता हुआ। चिंता होने के बाद जो है रात भर हम लोग सर्च करते रहे, कहीं हमको पता नहीं चला। आज शाम में पता चला कि दुकान पर भीड़ भाड़ है। हमको ऐसा शक भी था कि हो सकता है किसी का उधार पैसा लिया हुआ होगा, तो कहीं किसी से झंझट हो गया होगा, उसी कारण जो है कोई हो सकता है किडनैप भी कर लिया हो। उसी मतलब जानकारी लेने के ख्याल से हम अभी दुकान पे आए हैं। तो हमको भी लोग कह रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या जो भी लोग यहाँ पर रेड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप भी चलिए, क्योंकि भाई मेरा भाई क्या करता था यहाँ पर वो टाइपिंग वगैरह का काम करता है। हाँ, साइबर कैफे चलाता है। क्या ये लोग बता रहे हैं, क्या आरोप लग रहा है इसके ऊपर? आरोप लग रहा है कि जो वो कोई परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, उसमें इसका संलिप्तता है, ऐसा कुछ आरोप लग रहा है। समस्तीपुर के विजेंद्र से क्या संपर्क है? अब हमको ये सब पता नहीं है, हम तो हाजीपुर रहते हैं। हमारा विकास। हाँ, लेकिन और भी लोग हैं क्या? कौन लोग हमको कुछ पता नहीं है, हम तो दूसरा काम करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अभी जानकारी में कितने लोग की गिरफ्तारी सामने आ रही है? अभी तो हमको सिर्फ सोनू के बारे में पता चला है, बाकी किसी के बारे में सोनू की गिरफ्तारी जी। कुछ आईडी बना रहे थे कि अभी ये हमको पता नहीं है। कितने साल साइबर कैफे यहाँ पे चल रहा था? लगभग से ये चल रहा है 2009 से।
आपके छोटे भाई विकास को भी खोज रहा है एसटीएफ, क्यों? खोज रहा है, अब किस लिए खोज रहा है मुझे पता आपसे नहीं। पूछा गया है जो कहाँ रहता है मुझे मालूम ही नहीं है। हम और इतना विकास जानते हैं क्या पटना करते हैं? विकास क्या करते हैं? विकास जो है टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं, डाटा ऑपरेटर का, कहाँ रहते हैं? पटना में। पटना में कहाँ? अब ये पता नहीं है मुझे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जितेंद्र कुमार नाम हुआ। कौन है आप रिलेट कर रहे हैं, कहाँ के पुलिस है? ये पुलिस बता रहे हैं कि मुंबई से आए हुए हैं हम लोग। हाँ, स्पेशल टास्क फोर्स है। पटना के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास और खुशियों से भरा है। राजधानी की लाइफलाइन बनने जा रही पटना मेट्रो का दायरा अब और बढ़ गया है। आज से मलाई पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो का विधिवत परिचालन शुरू हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मलाई पकड़ी और खेमनीचक मेट्रो स्टेशन का भव्य उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री भी बने, जो मुख्यमंत्री के साथ उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहे। खास बात यह है कि हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने आम यात्रियों की तरह टिकट लिया और मलाई पकड़ी से भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो में सफर भी किया। लगभग 3 किलोमीटर की यह पहली यात्रा महज 5 मिनट में पूरी हो गई। मलाई पकड़ी तक सेवा शुरू होने के बाद अब पटना मेट्रो का यह रूट ISBT से मलाई पकड़ी तक हो चुका है। अब इस पूरे रूट की कुल दूरी करीब 6.2 किलोमीटर हो गई है। सबसे बड़ी राहत कंकड़बाग और बस स्टैंड की तरफ जाने वाले उन हजारों कामकाजी लोगों और छात्रों को मिलेगी जो रोजाना घंटों लंबे ट्रैफिक जाम में फंसते थे। अब इस 6.2 किलोमीटर के लंबे सफर को लोग बिना किसी झंझट के बेहद आरामदायक और वातानुकूलित माहौल में सिर्फ 15 मिनट में पूरा कर सकेंगे। रही बात किराए की, तो सरकार ने आम जनता की जेब का ख्याल रखते हुए ISBT से मलाई पकड़ी तक का किराया बेहद किफायती यानी मात्र 30 रुपये निर्धारित किया है। अब इस रूट पर ट्रेनें ISBT, 0 माइल, भूतनाथ और मलाई पकड़ी स्टेशनों के बीच फर्राटा भरेगी। हालांकि खेमनीचक स्टेशन पर निर्माण कार्य अभी भी थोड़ा बाकी है, इसलिए फिलहाल वहां मेट्रो नहीं रुकेगी, लेकिन प्रशासन के मुताबिक जल्द ही वहां भी ठहराव शुरू हो जाएगा। मेट्रो सेवा शुरू होने पर और इसकी रफ्तार को देखकर पटना के आम लोगों और यात्रियों का क्या कहना है, आइए आपको सीधे ग्राउंड जीरो से सुनवाते हैं संजय गुप्ता जी का यह बाइट। आज कंकड़बाग का जो सपना था वो पूरा हुआ। कंकड़बाग एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कही जाती है। यहाँ का जो ट्रैफिक व्यवस्था था और जितना रश होता जा रहा था, भीड़ बढ़ता जा रहा था, मेट्रो वरदान साबित होगा यहाँ के लोगों का, पटना वासियों के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को विशेष रूप से धन्यवाद, आभार कि वो हमारा जो क्षेत्र है इसमें आज बस स्टैंड से भूतनाथ रोड तक और उसके बाद मलाई पगड़ी तक विस्तार हुआ है। और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है, अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मलाई पगड़ी तक हो गया, लेकिन आप राजेंद्र नगर टर्मिनल और पटना जंक्शन से ऐसी व्यवस्था करें कि लोग बस स्टैंड आना जाना शुरू करें, एक ट्रैफिक की सुगम व्यवस्था हो। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो किया है वो कंकड़बाग के लोग कभी नहीं भूलेंगे। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विजिलेंस यानी निगरानी ब्यूरो का डंडा लगातार चल रहा है। ताजा मामला नालंदा जिले के हिलसा से सामने आया है, जहां पटना निगरानी ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हिलसा अनुमंडल कार्यालय की प्रधान लिपिक नीलम चौधरी को 22,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। इस घूस कांड में सिर्फ महिला क्लर्क ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में इनका साथ देने वाले एक सहयोगी सुनील को भी निगरानी की टीम ने दबोच लिया है। पूरा मामला एक जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक परिवादी दिलीप नारायण सिंह ने एक सिविल डिस्प्यूट यानी नागरिक विवाद का फैसला अपने पक्ष में कराने के लिए फाइल को आगे बढ़ाने की गुहार लगाई थी, लेकिन प्रधान लिपिक नीलम चौधरी ने इसके बदले 22,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। दिलीप नारायण ने इसकी लिखित शिकायत पटना निगरानी ब्यूरो से कर दी। शिकायत मिलते ही विजिलेंस की टीम ने मामले का गुपचुप सत्यापन कराया और जाल बिछा दिया। जैसे ही नीलम चौधरी ने दफ्तर के भीतर परिवादी से 22,000 रुपये थामे, पहले से घात लगाकर बैठी निगरानी की टीम ने उन्हें रंगे हाथ दबोच लिया।
इस औचक छापेमारी से पूरा हिलसा अनुमंडल कार्यालय में हड़कंप मच गया। टीम दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए पटना मुख्यालय ले गई है। इस पूरी छापेमारी और जालसाजी का भांडाफोड़ कैसे किया गया, इस पर निगरानी के डीएसपी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। परिवादी हैं दिलीप नारायण सिंह। उन्होंने निगरानी थाना पटना में एक परिवाद दिनांक 19/6/26 को दिया कि इनका एसडीओ कोर्ट हिलसा में चल रहा है कुछ सिविल डिस्प्यूट, जिसमें फ़ैसला के लिए पक्ष में फ़ैसला के लिए वहाँ के जो प्रधान सहायक हैं वो नीलम चौधरी और कोर्ट में काम करते हैं सहायक के रूप में। ऐसे वो पोस्टेड नहीं है लेकिन बाहर के आदमी है, रिकॉर्ड वगैरह निकालते हैं। सुनील जी हैं, उनके मार्फत वो पैसे की मांग कर रहे हैं। तो उनके परिवार का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में ये बात सही पाई गई और आज निगरानी थाना में कांड दर्ज हुआ है 78/26। निगरानी थाना कांड संख्या 78/26 रिश्वत मांगने के आरोप में, और उसमें एक धावा दल का गठन किया गया है, जिसमें धावा दल के द्वारा आज अनुमंडल कार्यालय जो उनका विधि शाखा का जो कार्यालय है, ऑफिस है, उसी में वहाँ के जो नीलम चौधरी पेशकार या प्रधान सहायक हैं, उनके कहने के ए पर उनका हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया आवाज़ वगैरह। वो बोले कि जा करके जो प्राइवेट मुंशी का काम करते हैं सुनील, उनको पैसा दो। पैसा वो लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए और फिर उनको भी, चूँकि उन्हीं के कहने पर वो पैसा ले रहे थे, वो बजाबता वो सब बात टेप किया गया है, तो उसके आधार पर उनको भी दोनों को रंगे हाथ रिश्वत लेते। कितना पैसा लेते पड़े? हाँ, 22,000 रुपया रिश्वत की राशि 22,000 रुपया है। 20,000 रुपया जो प्रधान सहायक हैं नीलम चौधरी, उनके लिए, या 2,000 रुपया सुनील जो प्राइवेट मुंशी हैं, उनके लिए। किस केस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसा लिया जा रहा था? हाँ, ये अनुमंडल कार्यालय में ही वाद संख्या है 433M/2022। हाँ, सिविल डिस्प्यूट का केस है। सर का नाम क्या था? मेरा नाम संजय कुमार। हम ही केस का भी प्रथम अनुसंधान करते हैं। हमारे साथ दोनों इंस्पेक्टर हैं निगरानी मिशन ब्यूरो के। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सम्राट सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यव्यापी सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आगाज किया। इस मौके पर सूबे के डीजीपी और विजिलेंस के डीजी सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में अब किसी का शॉर्टकट नहीं चलेगा और जो भी गड़बड़ करेगा उसकी अगली मंजिल सीधे बेऊर जेल होगी। उन्होंने नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों को एक तराजू पर रखते हुए कहा कि गड़बड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए सीएम ने TTT यानी टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट का नया मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर पुलिस और विजिलेंस डिपार्टमेंट को नसीहत दी कि जब हमारे पास आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU और स्पेशल विजिलेंस यूनिट जैसी मजबूत एजेंसियां हैं, तो बाहर की एजेंसियों को हस्तक्षेप करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उन्होंने ब्लॉक और थानों में जारी भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए आला अफसरों को सीधी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही एक ऐतिहासिक ऐलान करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को चिन्हित कर उनके आलीशान घरों में स्कूल खोले जाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विजिलेंस के अधिकारियों के सामने किस तरह दहाड़ लगाई है। डीजीपी साहब और विजिलेंस के डीजी साहब एक बार हम लोगों ने बैठक किया तो ये लगा कि देश के स्तर पर विजिलेंस का, सीवीसी का एक पूरा जागरूकता अभियान चलाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और ये लगातार वहां भी प्रथा रही है। बिहार में भी 80 साल हो चुके हैं। इसके लिए भी विशेष अभियान और जागरूकता चलाने की जरूरत है। तो हम लोगों ने तय किया कि इसको 2 जुलाई को इसको पूर्ण रूप से
एक जागरूकता सप्ताह के तौर पर हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और पूरे बिहार में इस अभियान को चलाने का काम किया जाएगा। और क्योंकि मकसद है, इसमें हम लोगों ने TTT की कल्पना की है, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट। और इसके माध्यम से जनता का भरोसा और जनता के बीच में जाकर उनके भरोसे को कैसे कायम रख सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। और इसलिए विशेष तौर पर यह अभियान चलाने से हम बिहार के लोगों को न्याय दे पाएंगे, बिहार का जो समृद्धि का रास्ता है उसको खोल पाएंगे। और ठीक ही कहा विजय चौधरी जी ने कि इस बिहार में जब एनडीए की सरकार 2005 में बनी थी तो उसका मूल केंद्र था भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर नई सरकार का स्थापना की। न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ विकास तभी हो पाएगा जब जनता का इसका सीधा लाभ मिल पाएगा। और सीधा लाभ तभी मिल पाएगा जब उनको जो सुविधा देनी है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हो, इसकी कल्पना हमको करनी पड़ेगी। और यह तभी संभव है जब हम पूरी टीम मिलकर इस काम की व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। और बिहार में कई तरह के सेक्टर हमारे खड़े हैं। मेरा विशेष तौर पर आग्रह रहता है पुलिस डिपार्टमेंट से कि आपके पास विजिलेंस यूनिट है, आपके पास स्पेशल विजिलेंस यूनिट है, आपके पास आर्थिक अपराध है, तब बाहर से एजेंसी कैसे हस्तक्षेप आपके यहां करता है? इसका मतलब हम काम नहीं कर रहे। मैं विजिलेंस यूनिट को विशेष बधाई भी देता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में आपने बहुत अच्छा काम किया। स्पेशल विजिलेंस यूनिट को भी और तेज गति से काम करना चाहिए। अभी सुधांशु जी आए, मैं इससे आग्रह करूंगा इसको तेज गति से और आगे बढ़ाइए। और इसके साथ साथ आर्थिक अपराध, बिहार में अचानक कोई अमीर नहीं हो सकता है, यहाँ कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जो हमारी व्यवस्था है इस देश में, उस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अचानक अमीर नहीं हो सकता है। शॉर्टकट वाले के लिए बेऊर ही फिक्स है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई यदि उद्योग करता हो, धंधा करता हो, ये पूरी तरह डिजिटल है, पूरी व्यवस्था कड़ा है। लेकिन कोई सरकार में रहकर, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो या हमारे कोई भी ऑफिसर हो, टॉप से लेकर बॉटम तक, यदि आर्थिक अपराध में संलिप्त है तो हर हालत में हमारी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। और इसी के लिए कई केंद्र बने हैं। आपने देखा सहयोग पोर्टल, ठीक कहा गंगवार साहब ने, ठीक कहा कि सहयोग से पूरी रास्ता हम लोग खोल रहे हैं। नीचे जनता से सीधा संवाद हो रहा, जनता की समस्या को हम लेते हैं और जनता को क्या कष्ट हो रहा है इसको भी जानने का एक पल्स हम लोगों ने तय किया है। लगभग 4 लाख लोगों के आवेदन प्राप्त हुए और उसमें से यदि 3.5 लाख लोगों के आवेदन को हम डिस्पोज कर चुके हैं, इसका मतलब हम काम करते हैं, लेकिन समय सीमा में नहीं करते थे, इसलिए लोग हम पे आरोप लगाते रहे। अब हम लोगों ने समय सीमा तय कर दिया और अब पूरी व्यवस्था ऑटोमेटिक हो गया। यदि आपने पहले 10 दिन में नहीं किया तो उसका एक मैकेनिज्म है कि 11वें दिन आपको नोटिस प्राप्त हो जाएगा। 20 दिन में नहीं किया तो 21वें दिन आपको एक नोटिस प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा जो अंतिम चेतावनी है, 25 दिन में यदि आपने पूरा नहीं किया तो 26वें दिन नोटिस प्राप्त होगा। और सबसे खुशी का विषय यह है
कि पहला नोटिस हमने 9,000 लोगों को दिया, दूसरा नोटिस मात्र 350 लोगों को दिया और तीसरा नोटिस एक ही पदाधिकारी हमको पूरे बिहार में मिला, जो एक पदाधिकारी था जिसने हमको तीसरा नोटिस देने लायक बताया, तो उसको नोटिस देना पड़ा और 30 दिन में तो सब काम कर। तो इसके बाद भी मैंने एक इसमें रास्ते खोले। मेरा मानना है कि यदि हमने कोई गलत आदेश तो नहीं किया, इसको रैंडमली मैंने कहा इसको चेक करना चाहिए, इसको चेक कीजिए और एक पूरी संरचना खड़ा कीजिए कि यदि कोई गलत आदेश किसी ने पारित कर दिया तो यदि बीडीओ ने किया तो उसको एसडीओ को दे दीजिए, एसडीओ ने किया तो डीएम साहब को दे दीजिए और डीएम साहब ने यदि गलत किया तो कमिश्नर साहब को दे दीजिए और कमिश्नर साहब ने गलत किया तो सरकार के लेवल पर उसको भेज दीजिए, लेकिन 30 दिन के अंदर उसको न्याय देना है, यह सुनिश्चित करना है सर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। आखिर न्यूज़ 24 पर नजर हर खबर पर।